असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसी के साथ पढ़ते हैं ये चैप्टर को भी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी। भले इसके सेक्शन नंबर्स वगैरह बहुत अलग है, इसका इनकम टैक्स रूल्स है, पर ये असेसमेंट प्रोसीजर के बाद वाला चैप्टर है कि इसको साथ में पढ़ना पड़े। नाउ व्हाट इज डीआरसी या तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी? इनकम टैक्स में अर्लियर देयर वाज अ बोर्ड कॉल्ड सेटलमेंट कमीशन। एक अथॉरिटी हुआ करती थी सेटलमेंट कमीशन। ये सेटलमेंट कमीशन क्या करती है थी, किसी को भी अगर अपील में नहीं जाना है, असेसमेंट ऑर्डर आ गया, तो वो सेटलमेंट कमीशन के पास जाके बोल सकता था कि तू एक बार रिव्यू कर ले, एडिशन लगभग सही है, थोड़ा कम अगर होता है तो कर दे, मैं भरने को रेडी हूं, पेनल्टी वेव ऑफ करके दे दे, या इम्प्रिजमेंट का जो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो रहा है मेरे सामने वो वेव ऑफ करके दे दे, मैं अपील में नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूं। लिटिगेशन प्रोसेस हम लोग स्टॉप करते हैं। तो डिपार्टमेंट का फायदा क्या, लिटिगेशन नहीं होगा, और आपका फायदा क्या, पेनल्टी वगैरह वेव ऑफ होगी। पर इसका कई लोग है ना गलत फायदा भी उठाते थे। गलत करने के बाद कोई डर ही नहीं था कि क्या ही हो जाएगा, सेटलमेंट कमीशन के पास चले जाएंगे और वो हमें मंजूरी दे देगा, पेनल्टी वगैरह वेव ऑफ हो जाएगी। तो सेटलमेंट कमीशन के कंसेप्ट को स्क्रैप कर दिया गया, सेटलमेंट कमीशन को बंद कर दिया गया कि भाई ये नहीं चलेगा, पाप करके मंदिर में जाओ पाप धुल जाए, ये सिस्टम गलत है, पाप की सजा तो मिलनी चाहिए। तो सेटलमेंट कमीशन बंद हो गया। तो अभी स्मॉल टैक्स पेयर्स ने क्या कंसर्न रेज किया कि सेटलमेंट कमीशन बंद हो जाएगा तो अगर असेसमेंट ऑर्डर में कुछ भी गलत हुआ तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा, अपील, या तो रिवीजन अंडर सेक्शन 264। पर ये तो वन काइंड ऑफ लिटिगेशन ही हो गया ना, आप लिटिगेशन कम करना चाहते हो। हमारी कंट्री में ना एक एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक डायरेक्शन देता है हर एक एक्ट को कि आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट जितना हो उतना ज्यादा अच्छा, ताकि लिटिगेशन कम हो जाए और ये जो पेंडिंग फाइल्स है ये धीरे धीरे कम हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेटलमेंट कमीशन बजट में बंद किया और उसी के साथ एक दूसरा कमिटी ओपन किया, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी। कि अगर आप एक छोटू से टैक्स पेयर हो जिसका रिटर्न 50 लाख या उससे छोटा था टोटल इनकम, और जो असेसमेंट में एडिशन हुआ है ना वो 10 लाख या उससे कम था, रिटर्न में कितनी इनकम बताई, 50 लाख या उससे कम, और असेसमेंट के थ्रू जो एडिशन हुआ है इनकम में वो कितना हुआ है, 10 लाख या उससे कम, तो आप अपील में ना जाओ, अपील की जगह आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के पास चले जाओ। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी आपकी बात सुनेगी और मॉडिफिकेशन आपको चाहिए उस तरीके से बेसिस ऑन एविडेंसेस करके देगी, पेनल्टी वेव ऑफ करने का राइट भी हम उन्हें देते हैं। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी में जाने का फायदा क्या, एक तो आपको कोर्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी, अपील वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं अभी भी डिपार्टमेंट के अंदर एओ के साथ ही बात कर रहा हूं, थोड़ा फीलिंग आपका कम होगा अपील का। ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ मेरे सामने तो केस चल रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के पास एक ओपन पावर है पेनल्टीज वगैरह वेव ऑफ कर देने के, अगर सामने वाला बंदा टैक्स भर देता है। तो अपील में पेनल्टी वेव ऑफ का पावर थोड़ा कम है, डीआरसी के पास पेनल्टी वेव ऑफ के पावर आ जाते हैं। अच्छा, एक ऐसा ही सेम वर्ड हमने पढ़ा था पहले, डीआरपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। वो क्या था, अगर आप एक एलिजिबल असेसी हो तो आपका ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के सामने ही आप डीआरपी के पास जा सकते हो कि भाई ये गलत लग रहा है, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, और फिर डीआरपी के हिसाब से असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा। डीआरपी का कंसेप्ट किसके लिए था, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनीज के लिए, जबकि डीआरसी का कंसेप्ट सबके लिए है। डीआरपी का कंसेप्ट आता था ड्राफ्ट ऑर्डर आने के पहले, यानी मेन ऑर्डर आने के पहले। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के पास कब जा सकते हो, असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद, और हर कोई नहीं जा सकता, स्पेसिफिक लोग ही जा सकते हैं और स्पेसिफाइड ऑर्डर्स के लिए ही जा सकते हो। सर्च का असेसमेंट हो रहा है उसके बाद बोलते हैं डीआरसी के पास चला जाऊं, नहीं हो सकता, कुछ ही ऑर्डर्स इसके सामने लेके जा सकते हो। तो नाउ वी कैन से कि अपनी कंट्री में अगर कोई असेसमेंट होता है 143(3) का, 144 का, 147 का, इन सब के सामने सबसे पहला तो आप लोग अपील में जा सकते हो। पहली अपील जनरली होती है सीआईटी अपील्स 246A। दूसरा आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग रिवीजन के लिए जा सकते हो, रिवीजन होगा सेक्शन 264 इन द फेवर ऑफ असेसी। तीसरा आप लोग जा सकते हो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के पास, डीआरसी, और डीआरसी के पास अगर जाओगे तो अपील के दरवाजे बंद हो जाएंगे। डीआरसी से आइधर अपील में जाने का
या डीआरसी के पास जाने का। आपके पास हर एक ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे। अगर डीआरसी में चले गए तो डीआरसी सी प्रोसीजर कैसे रहती है, असेसमेंट ऑर्डर आया, असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद या तो अपील कर सकते थे, या तो रिवीजन में जा सकते थे, या तो डीआरसी के पास जा सकते थे। यू आर अ स्मॉल पर्सन, एलिजिबल पर्सन हो, आप डीआरसी के पास जा सकते हो, तो आप डीआरसी के पास चले जाओ, एप्लीकेशन करो। अगर उसको सही लगा कि आपकी एप्लीकेशन बराबर है, आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, तो वो केस सुनेगा। 6 महीने में फास्ट ट्रैक ये केस होगा, 6 महीने में वो ऑर्डर पास कर देगा कि एडिशन होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और वो कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा, वो डायरेक्शन देगा एओ को कि भाई ये जो है ना वो थोड़ा कम कर दे एडिशन, या तो एडिशन उतना ही रख, पेनल्टी निकाल दे। वो मॉडिफाइड ऑर्डर पास करेगा कि भाई अब ये नया असेसमेंट ऑर्डर है, और वो हर किसी को बाइंडिंग होगा, उसके सामने कोई अपील नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऑर्डर कैसे पास हुआ, डीआरसी के कहने पे पास हुआ। सीआईटी अपील में क्या होता है, असेसमेंट ऑर्डर में चेंज नहीं आता, अपील का ऑर्डर अलग से आता है। जबकि डीआरसी में क्या होगा, उसके डायरेक्शन पे एओ अपना पुराना ऑर्डर क्या कर देगा, मॉडिफाइड कर देगा। पर एज आई सेड, ये बहुत ही छोटा सा एक डायरेक्शन है। जनरली देखो, किसी का असेसमेंट होता है और एडिशन 10 लाख या उससे कम है, ऐसे केसेस ही पहले तो कितने, और उसमें भी अपील में जाऊं या डीआरसी में जाऊं, उसमें भी आधे आधे लोग तो बच जाएंगे। तो इनके पास कोई ज्यादा लोड रहता नहीं है इतना। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी, डीआरसी ब्रैकेट में लिखो, लाइक आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट। डीआरसी के पास गया तो रिवीजन हो सकता है, रिवीजन के डोर्स ओपन है। बट रिवीजन किस चीज का होगा, अगर कोई जेन्युइन मिस्टेक है जो डीआरसी के पास डिस्कस नहीं हुई वो। अगर कोई चीज डीआरसी के यहां डिस्कस हो चुकी है तो अब उसके लिए रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। रिवीजन नहीं, अपील नहीं, कुछ नहीं ना। Earlier, there was Section 1 245C, which has constituted settlement commission to settle the dispute at early stages, which got seized on 1st February 2021, and one interim board was made to finish the cases pending before it. तो जो बाकी के केसेस थे उसको खत्म करने के लिए एक इंटरिम बोर्ड बना दिया गया, और उसके बाद वो भी डिसॉल्व हो गया। However, it is necessary to prevent the tax dispute at early stage, and therefore for small and medium and taxpayers, it is not SME वाला पॉइंट है, ये एक नॉर्मल है छोटे टैक्स पेयर्स के लिए। with effect from 1st April 21, new scheme of DRC is formulated. Section 245 MA, specified person may make application to dispute resolution committee for specified order in specified conditions. सब कुछ स्पेसिफाइड है, असेसी भी स्पेसिफाई होना चाहिए, ऑर्डर भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, और बेसिकली जो कंडीशंस है वो भी स्पेसिफाइड है, एज सीबीडीटी नोटिफाइज। आपकी मॉड्यूल इश्यू होने के 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आ गया था। नाउ दैट नोटिफिकेशन देखो 1 अप्रैल 21 को डीआरसी बनी, और वो काम कैसे करेगा वो 23-24 में बताया गया। तो 2 साल तो डीआरसी ऐसे ही बैठी थी बस बन के कि हम है, हम कुछ करेंगे, अरे क्या करेंगे सीबीडीटी बताएगा। 2 साल के बाद बताया। इनकम टैक्स रूल्स के अंदर ये पूरा प्रोसीजर है। इनकम टैक्स का एक ही सेक्शन है 245 MA। 245 मां बोलता है डीआरसी बनेगा, काम करेगा। अब वो क्या है, कैसे काम करेगा, कौन से ऑर्डर, वो सब कौन बताएगा, इनकम टैक्स रूल्स। वो पूरी प्रोसीजर रूल्स के अंदर है। 44D कंस्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ डीआरसी। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट डीआरसी फॉर एवरी रीजन। जनरली हर एक रीजन के लिए एक डीआरसी होगी, जहां पे 3 मेंबर बिठाए जाएंगे। 2 members शैल बी रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ आईआरएस, हेल्ड पोजीशन ऑफ सीआईटी फॉर और हायर पोस्ट फॉर मिनिमम 5 years। तो जो रिटायर हो चुके हैं उनको मौका दिया जाएगा डीआरसी में। और एक सर्विंग ऑफिसर जो अभी भी इनकम टैक्स में काम कर रहा है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या कमिश्नर के नीचे वाला नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर या उसके ऊपर की पोस्ट का। तो 2 मेंबर रिटायर्ड वाले होंगे जो ऑलरेडी 5 साल तक सीआईटी वगैरह की पोस्ट पे बन चुके हैं, और एक कंटिन्यूइंग वाला जो अभी सर्विंग ऑफिसर है वो होगा। इनकी जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो 3 साल के लिए होगी, उसके बाद नए लोग अपॉइंट किए जाएंगे।
डिसीजन विल बी टेकन बाय मेजोरिटी, इसीलिए तो 3 लोग रखे। सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव देम आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो रिमूवल के पावर भी है। ये तो ठीक है, बन गई डीआरसी। अब क्या? एप्लीकेशन फॉर रिजोल्यूशन डीआरसी में कैसे जा सकता है? विथ एप्लीकेशन फी ऑफ ₹1000, 1000 रुपया भरने का। डीआरसी विल अलाउ एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफाइड ऑर्डर फुलफिलिंग स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक है, तो 1000 रुपए की फी याद रखनी है इसमें। कौन से ऑर्डर के सामने डीआरसी के सामने जा सकते हो? तो हर कोई ऑर्डर डीआरसी के सामने नहीं लेके जा सकते। स्पेसिफाइड ऑर्डर, सबसे पहला एनी ड्राफ्ट ऑर्डर अंडर 144C, इसको अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। दूसरा एनी 143(1), व्हाट इज 143(1)? समरी असेसमेंट या तो इंटीमेशन जो सीपीसी इश्यू करता है। अब उसमें भी अगर आपको कोई गलत चीज लग रही है तो आप अपील कर सकते हो। अपील के बजाय आप कहां पे जा सकते हो? डीआरसी। 200A सबसेक्शन 1, 206 सीबी सबसेक्शन 1, तो टीडीएस का समरी असेसमेंट, टीसीएस का समरी असेसमेंट। तो जो टीडीएस रिटर्न टीसीएस रिटर्न फाइल करते हो उसका भी सेम इंटीमेशन आता है। तो ये रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस तीनों के इंटीमेशंस है। 143(3), 144, 147 ये हो गए असेसमेंट ऑर्डर या तो रीअसेसमेंट बेसिकली। बट एक्सेप्ट पास्ड विथ डीआरपी, तो जो ऑर्डर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के कहने पे पास हुआ, अब वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के पास नहीं जा सकता। और ऊपर हमने स्टार्टिंग कहां से किया? कौन सा ऑर्डर डीआरसी के पास जा सकता है? एनी ड्राफ्ट ऑर्डर अंडर 144C। क्या ये लोग दिमाग की कढ़ी क्या कर रहे हैं? समझाता हूं। कोई भी एलिजिबल असेसी जो सेक्शन 144C में बताया गया है, कोई भी नॉन रेजिडेंट, कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी ऐसा पर्सन जो ट्रांसफर प्राइसिंग से डील करता है, उसका जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आएगा, ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के सामने जा सकता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास। अगर वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास गया तो असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा, और वो असेसमेंट ऑर्डर जो आएगा वो आप डीआरसी के पास लेके नहीं जा सकते। क्यों लेके नहीं जा सकते? क्योंकि ऑर्डर किसके कहने पे पास हुआ है? डीआरपी के कहने पे पास हुआ। पर आपको लगता है कि यार मेरे एरिया का डीआरपी करप्ट है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इससे बात नहीं होगी, तो आप ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर लेके डीआरपी की जगह कहां पे जा सकते हो? डीआरसी के पास भी जा सकते हो। और इसीलिए सबसे पहला ही उन्होंने क्या लिखा है? एनी ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ 144C। आप चाहो तो डीआरपी की जगह कहां पे जा सकते हो? डीआरसी के पास। और डीआरसी यानी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी के हिसाब से असेसमेंट ऑर्डर फाइनली क्या हो जाएगा? पास होगा। और ये ऑर्डर पास हो गया तो अब इसके सामने आप वापस डीआरपी में नहीं जा सकते भैया, इधर और जगह पे जाने का, या तो डीआरपी में जाओ या तो क्या करो? डीआरसी में जाओ। अच्छा, हर कोई डीआरसी में नहीं जा पाएगा। डीआरसी में तभी जा पाओगे जब प्रपोज एडजस्टमेंट 10 लाख या उससे कम है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बड़े एडजस्टमेंट वाले लोगों के पास तो एक ही ऑप्शन है, डीआरपी। और एज आई सेड जनरली तो 10 लाख से ज्यादा ही एडिशन की बातें होगी, तो डीआरसी सिर्फ बहुत ही कम लोगों के काम में आता है। डीआरसी इंटू ब्रैकेट इफ एलिजिबल, अगर असेसी डीआरसी के लिए एलिजिबल है तो वहां पे जा सकता है, वरना वो मौका उसके पास नहीं रहता। तो डीआरपी में जाने के बाद डीआरसी के पास नहीं जा सकते, डीआरसी में जाने के बाद डीआरपी के पास नहीं जा सकते। इट्स आइदर और। ये लिख लो कहीं पे पहले। डीआरसी इज स्टेट वाइज नहीं, रीजियन वाइज बोला है उन्होंने। तो जनरली जैसे अपने कैसा आईसीआई में 4 रीजियन है, वेस्टर्न, सदर्न, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, तो वैसे यहाँ पे भी रीजन वाइज डीआरसी होगा। वो लोग चाहे तो ज्यादा बना सकते हैं पर एटलीस्ट एक तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, डीआरसी में जाने की पहली एलिजिबिलिटी इन लोगों के लिए कि वो 144C वाले होने चाहिए। दूसरा, डीआरसी की खुद की एलिजिबिलिटी भी है जो 1 मिनट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप उस एलिजिबिलिटी के अंदर भी फॉल होते होने चाहिए।
अच्छा, जैसे मैंने बोला कि डीआरपी के पास जाके जो असेसमेंट ऑर्डर आया उसके बाद डीआरसी में नहीं जा सकते, ये कैसे पता चला? 143.3, 144, 147 एक्सेप्ट पास्ट विद डीआरपी, और इसके वजह से हमने ये पहला लिखा डीआरसी में नहीं जा सकते अगर डीआरपी के थ्रू आए हो तो। और यहां पे डीआरसी में जा सकते हो ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि पहला वर्ड क्या बोलता है? एनी ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ 144C, उसके लिए आप डीआरसी में भी जा सकते हो, तो दैट वाज द क्रक्स। अच्छा, पर ये तो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर था, जो फाइनल ऑर्डर आ गया इंटीमेशन का या असेसमेंट का, उसके सामने डीआरसी में जा सकते हो। या तो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर ऑफ 154, 201, 206 सी सबसेक्शन 6A। 154 आपके रिटर्न का रेक्टिफिकेशन, 201 टीडीएस रिटर्न का रेक्टिफिकेशन, 206 सी सबसेक्शन 6A टीसीएस का रेक्टिफिकेशन। तो कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के सामने भी अपील करने की जगह कहां पे जा सकते हो? डीआरसी में जा सकते हो। तो यहां पे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, आइदर वी कैन गो टू डीआरपी और वी कैन गो टू डीआरसी। इफ ऑर्डर पास्ड विथ अप्रूवल ऑफ डीआरपी देन डोर्स टू गो टू डीआरसी इज क्लोज्ड। प्लस दूसरी कंडीशन, ये तो पहला हुआ, दूसरी कंडीशन डीआरसी में जाने की, वेरिएशन प्रपोज्ड और मेड इन द ऑर्डर इज लेस देन और इक्वल टू 10 lakhs। अब ये वेरिएशन टैक्स का वेरिएशन देखना है कि इनकम का वेरिएशन देखना है? इनकम का वेरिएशन, टैक्स का नहीं। इनकम का वेरिएशन 10 लाख या उससे कम होना चाहिए, एंड दैट्स वाई मैंने ऊपर स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर वर्ड यूज किया कि जिनका वेरिएशन ही 10 लाख या उससे कम है। प्लस टोटल इनकम एज पर रिटर्न फाइल्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50 लाख। अगर आपका खुद ने जो रिटर्न आपने फाइल किया था वो 50 लाख से ज्यादा का था टोटल इनकम, तो भी डीआरसी में नहीं जा पाओगे। प्लस order is not based on 132. 132 is all about search, 132A requisition, 133A सर्वे, इसके हिसाब से कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो यहां पे वैसे बोला कि सेक्शन 147 का जो रीओपनिंग वाला ऑर्डर है उसके सामने भी डीआरसी में जा सकते हो, पर ये रीओपनिंग अगर इनके वजह से हुआ, सर्वे के वजह से, तो डीआरसी में नहीं जा सकते। या तो ये रीओपनिंग सर्च के वजह से हुआ तो डीआरसी में नहीं जा सकते, या तो सेक्शन 90 के वजह से कोई ऑर्डर आया तो भी नहीं जा पाओगे। सेक्शन 90 में ऐसे डैश करके लिखो, इंटर कंट्री इंफॉर्मेशन। कोई दूसरी कंट्री से कोई इंफॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से आपने ऑर्डर पास किए तो उसके सामने भी डीआरसी में नहीं जा पाओगे। हाँ, रिडक्शन ऑफ लॉसेस बाय 10 लाख इज ऑल्सो कवर्ड, सो वेरिएशन 10 लाख का होना चाहिए। 10 लाख से लॉस कम कर दिया वो भी चलेगा, 10 लाख या उससे कम से, या इनकम बढ़ाई तो भी आ गया, टोटल वेरिएशन 10 लाख या उससे कम। तो फिर से व्हाट आर द क्राइटेरिया टू गो इन डीआरसी? सबसे पहले तो कौन से ऑर्डर डीआरसी में जा सकते हैं? सबसे पहला, एनी ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ एलिजिबल असेसी अंडर 144C। दूसरा, एनी इंटीमेशन ऑफ 143(1), दैट इज रिटर्न का इंटीमेशन, टीडीएस का इंटीमेशन, टीसीएस का इंटीमेशन। तीसरा, एनी असेसमेंट ऑर्डर ऑफ 143(3), 144, 147 एक्सेप्ट विच इज पास्ड बाय डीआरपी। चौथा, रेक्टिफिकेशन ऑफ 154, 201, 206C सबसेक्शन 6A यानी टीडीएस, टीसीएस या रिटर्न का रेक्टिफिकेशन। अच्छा, आपका रिटर्न का इनकम कितना होना चाहिए? रिटर्न में आपने इनकम कितना बताया होना चाहिए? 50 लाख या उससे कम। वेरिएशन इस ऑर्डर में कितना होना चाहिए? 10 लाख या उससे कम। और यह किसके वजह से नहीं होना चाहिए? सर्च 132, रेक्विजिशन 132A, सर्वे 133A, इंटर कंट्री इंफॉर्मेशन सेक्शन 90 और 90A। ये चार रीजन के वजह से अगर आपका असेसमेंट या एडिशन हुआ तो उसका भी डीआरसी कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा, ये हुआ स्पेसिफाइड ऑर्डर्स के कौन से ऑर्डर आप लोग डीआरसी के पास लेके जा सकते हो, सारी कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कंडीशन दूसरी कोई है डीआरसी में जाने की, तो हाँ, स्पेसिफाइड कंडीशंस भी है। अगेंस्ट दैट पर्सन जो डीआरसी में जा रहा है, नो डिटेंशन ऑर्डर इज पास्ड अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। तो अगर आप पहले से ही ऐसे दाग वाले पर्सन हो तो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट बंद है आपके लिए। ऐसा गंदा गंदा स्मगलिंग वगैरह का काम करते हो, फॉरेन एक्सचेंज में आपके सामने ऑलरेडी डिटेंशन ऑर्डर पास हो चुका है, डिटेंशन ऑर्डर, अरेस्ट ऑर्डर बेसिकली, तो आप डीआरसी के लिए, इनकम टैक्स के लिए डीआरसी में नहीं जा पाओगे। अच्छा, पर मान लो डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ था
और मैं कोर्ट में जाके उसको सेट असाइड करवा के लाया हूं कि भाई वो ऑर्डर ही गलत था मेरे सामने, ये एक्ट मुझे कैसे अप्लाई हो सकता है, तो चलेगा। तो हम मान लेंगे कि आपके सामने कोई डिटेंशन ऑर्डर नहीं है। अदर देन दैट ऑर्डर इज रिवोक्ड या तो सेट असाइड बाय कोर्ट। तो अगर कोई ऑर्डर पास पहले हुआ था पर वो कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, तो ठीक है, आपका दाग भी मिट गया, अब आप डीआरसी में जाने के लिए हकदार बन गए। दूसरा, अगेंस्ट दैट पर्सन नो प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड और कन्विक्टेड। चालू नहीं होना चाहिए कोई प्रोसिक्यूशन। सी प्रोसिक्यूशन इज बेसिकली अ केस ऑफ इम्प्रिजमेंट। आईपीसी के अंदर, नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कोई केस अगर आपके सामने ऑलरेडी चालू है या जजमेंट आ चुका है आपके अपोज में, तो भी आप इनकम टैक्स के लिए डीआरसी में नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक दाग वाले पर्सन हो, आपका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री ही है, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट इज नॉट देयर फॉर यू। अगेंस्ट दैट पर्सन नो प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड फॉर ऑफेंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हमारे खुद के एक्ट के अंदर दूसरे कोई केस में आपके सामने अगर ऑफेंस की प्रोसीजर चालू हो गई है, तो भी आप डीआरसी के पास नहीं आ पाओगे। एक अच्छी बात जो इन्होंने रखी है वो नो प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड। पेनल्टी प्रोसीडिंग अगर चालू हुई है तो चलेगा, पेनल्टीज की वजह से आप डीआरसी में जाने से रुकोगे नहीं। सिर्फ इम्प्रिजमेंट वाला केस चालू हुआ है तो नहीं जा सकते। तो अगर आपके सामने पेनल्टी कोई लग चुकी है, पेनल्टी का केस चल रहा है, तो भी डीआरसी में जा सकते हो। इम्प्रिजमेंट का कोई केस चल रहा है, प्रोसिक्यूशन, तो फिर आप नहीं जा सकते डीआरसी में। या तो proceedings under black money, undisclosed foreign income and asset and imposition of tax act 2015, जो आपके इस टेक्स्ट बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है, has not been initiated for any assessment year for which resolution of dispute is sought। तो जिस साल का ये ऑर्डर है उसी साल में अगर इस एक्ट के अंदर भी आपके सामने कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई है, इन दैट केस आप डीआरसी में नहीं जा सकते। कोई दूसरे साल का प्रोसीडिंग है तो ठीक है, इस साल डीआरसी में जा सकते हो। सी यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या लिखा है, प्रोसीडिंग्स फॉर दैट ईयर फॉर विच यू सॉट दिस रिजोल्यूशन, उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो डीआरसी में नहीं जा सकते। पुरानी कोई प्रोसीडिंग इस एक्ट की चल रही है तो इस साल डीआरसी में जा सकते हो। एक बार ये स्पेसिफाइड ऑर्डर और स्पेसिफाइड कंडीशन ध्यान से पढ़िए। एंड प्लीज मार्क दिस टू थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, द सिंपल रीजन बीइंग, इसके पहले ये चीज थी ही नहीं पूछने के लिए उनके पास, आपके अटेम्प्ट से ही ये चीज नहीं आई है, तो पहला अटेम्प्ट है जब ये चीज पूछी जाएगी। Read this order and conditions. हाँ, वेरिएशन प्रपोज्ड यानी रिटर्न ऑफ इनकम के हिसाब से रिटर्न भरा था मान लो 40 लाख का, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया और बोला नहीं आपकी टोटल इनकम होनी चाहिए 48 लाख की, तो इन दैट केस वेरिएशन प्रपोज्ड इज 8 लाख, और वो 10 लाख या उससे कम है और आपका जो रिटर्न था वो 50 लाख या उससे कम है, इन दैट केस इट विल बी अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। ना व्हाट इफ मैंने रिटर्न ऑफ इनकम 40 लाख का भरा था पर असेसमेंट ऑर्डर में टोटल इनकम मानी गई 60 लाख रुपीज की, क्या मैं डीआरसी के पास जा सकता हूं? रिटर्न 40 लाख का, असेसमेंट ऑर्डर में आया तुम्हारी टोटल इनकम होनी चाहिए 60 लाख, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? 20 लाख का वेरिएशन आ गया और 10 लाख से ज्यादा होने पे भी आप आउट हो जाओगे। मान लो रिटर्न आप लोगों ने फाइल किया था 70 लाख का, वेरिएशन सिर्फ 2 लाख रुपए का हो रहा है, तो भी नहीं जा सकते क्योंकि रिटर्न इनकम होनी चाहिए 50 लाख या उससे कम। मान लो वेरिएशन प्रपोज हुआ 1 लाख, रिटर्न भरा था 50 लाख से कम, पर किसी दूसरे साल में ब्लैक मनी एक्ट के अंदर आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही है, क्या डीआरसी में जा सकते हो? यस।
इस साल की प्रोसीडिंग्स चल रही होती तो नहीं जा सकता, किसी दूसरे साल की प्रोसीडिंग्स चल रही होती तो मैं जा सकता हूं, क्योंकि रिटर्न इनकम 50 लाख या उससे कम, वेरिएशन 10 लाख या उससे कम, और इस साल की ब्लैक मनी एक्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही नहीं है, तो आई एम एलिजिबल। अच्छा, ये एप्लीकेशन कितने टाइम में करनी पड़ेगी? देखो, ये डीआरसी जो है वो अपील का सब्सटीट्यूशन है। अपील में कितने टाइम में जा सकते थे? 30 डेज। तो डीआरसी के पास जाना है तो भी कितने टाइम में जाना पड़ेगा? 30 डेज। विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर। 30 डेज की जगह व्हाट दे हैव यूज्ड द वर्ड 1 मंथ। विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच स्पेसिफाइड ऑर्डर। आप ये ऊपर का कैंसिल कर सकते हो। द रीजन बीइंग उसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, और ये ट्रांजिशनल प्रोविजन की बात चल रही थी कि भाई जब डीआरसी आया तब ऑलरेडी आपका ऑर्डर आ चुका था और आपने अपील कर दी थी, और आपको अब अपील की जगह डीआरसी में जाना है क्योंकि नया कंसेप्ट आ गया विच लुक्स बेटर टू यू। तो आप अपील को छोड़ के डीआरसी में भी जा सकते थे, पर वो ट्रांजिशनल प्रोविजन वो खत्म हो गया। हमारे काम का है कितने टाइम में नए ऑर्डर के सामने डीआरसी में जा सकते हो? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो आपने डीआरसी में गए तो क्या वो लोग सीधा एक्सेप्ट करके केस चलाने लगेंगे? नहीं, दे विल डू स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन मेरे घर के वर्ड है ही नहीं एक भी, ये सब उस रूल्स में लिखे हुए वर्ड है। स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन का मतलब है वो लोग आपकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे कि ये एप्लीकेशन सही तो है ना, ये डीआरसी में आने के लायक भी है कि नहीं है, हम आपका केस आगे चलाए कि ना चलाए। तो इट विल बी फर्स्ट चेक कि भाई इसको एंट्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, एक सवाल आया है जो पूछूं मैं आप लोगों को। रिटर्न इनकम 48 लाख है, वेरिएशन प्रपोज्ड है 5 लाख, तो इसके वजह से होगा क्या? मेरी टोटल इनकम एज पर असेसमेंट ऑर्डर कितनी हो गई? 53 लाख। तो कैन आई गो टू डीआरसी फॉर दिस? यस। रिटर्न इनकम 50 लाख उससे कम, वेरिएशन 10 लाख या उससे कम, आई कैन गो टू डीआरसी। अब वो वेरिएशन के बाद की टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर गई ये मुझे नहीं देखना है, वो तो जाएगी, वो बट ऑब्वियस है। स्क्रीनिंग में क्या होगा? एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन। After examination, DRC will accept or reject the application. And if reject, क्यों reject करेंगे? Because it is not a specified one. वो ऊपर के क्राइटेरिया में कवर नहीं हो रही है। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का रिजेक्शन के पहले। कैसे ओबीएच देने का? टेलीफोनी से या वीडियो कॉन्फ्रेंस से, बेसिकली वीडियो कॉल से या टेलीफोनी से। तो ऑडियो कॉल से आप अपॉर्चुनिटी मंगवा सकते हो, या तो आप वीडियो कॉल से भी मंगवा सकते हो। वीडियो कॉल व्हाट्सएप वाला नहीं चलेगा, हमेशा ध्यान रखना, एक कॉमन रूल रहता है, ये वीडियो कॉल बोले तो जो रिकॉर्ड हो सके प्रॉपरली विद डेट एंड टाइम। ओके। इफ एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड देन असेसी कैन फाइल नाउ अपील। सी, एक चीज समझ लो, मैं ऑर्डर था मेरा, मुझे लग रहा था कि ये डीआरसी के लिए वैलिड है, तो मैंने डीआरसी की एप्लीकेशन कर दी विद इन 1 मंथ। अब मुझे क्या पता था कि वो लोग रिजेक्ट कर देंगे? अब अपील का 30 दिन का टाइम भी चला गया और डीआरसी की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। अब डीआरसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, वो तब हुई जब मेरा अपील का 30 दिन का टाइम भी खत्म हो गया। तो अब ना तो मैं डीआरसी में जा पाया, ना तो मैं अपील कर पाया। और इसीलिए ये लोग क्या बोलते हैं, डीआरसी में आपने एप्लीकेशन की, वहां से रिजेक्शन ऑर्डर आया, उतना टाइम आपका अपील करने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो आप डीआरसी के रिजेक्शन होने पे रोने का नहीं कि अब मेरा क्या होगा, अब कहां पे चले जाने का? अपील में। अब जहां थे वहां पे वापस आ गए। तो अब नॉर्मल अपील वाला रूट पकड़ो, क्योंकि आप आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। If application is rejected, assessee can file appeal against that specified order and time taken in the process of DRC will be excluded या तो extended. Within 30 days of the receipt of communication that application is admitted. अब मान लो एडमिट हो गई एप्लीकेशन, तो खुश हो गए आप, अभी आप जिंदगी में अपील में नहीं जा पाओगे क्योंकि डीआरसी ने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी। तो द मोमेंट डीआरसी ने आपकी एप्लीकेशन एडमिट की, उसके 30 दिन के अंदर अंदर you have to submit the proof of the withdrawal of appeal if appeal was done earlier। ये ट्रांजिशनल प्रोविजन की बात हो रही है। सी, एक चीज समझो, मैं अगर डीआरसी में गया हूं तो मैं अपील में तो गया ही नहीं होगा ना, तो ये लाइन क्यों लिखी उन्होंने? ट्रांजिशनल प्रोविजन, ब्रैकेट में लिख दो ट्रांजिशनल प्रोविजन, कि डीआरसी के रूल्स आने से पहले आप अपील में चले गए थे और अब डीआरसी के रूल्स एनेक्ट हो गए और अब आपको डीआरसी में शिफ्ट होना है, तो आप जाओ एप्लीकेशन करो और 30 दिन के अंदर वो अपील विड्रॉ कर दो। ऐसा रूल आया था, पर वो ट्रांजिशनल है, वो चीज चली गई। हम्म। हाँ, आप जा सकते हो बिकॉज डीआरसी का कोई ऑर्डर आया ही नहीं ना।
तो अब डीआरपी के पास जा सकते हो। डीआरपी के पास तभी नहीं जा पाओगे जब डीआरसी हैज एडमिटेड योर एप्लीकेशन एंड गिवन दी ऑर्डर्स। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो डीआरपी के पास भी जा सकते हो। तो आप एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन कब करोगे डीआरसी को? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द स्पेसिफाइड ऑर्डर इज रिसीव्ड। आपकी स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशन की, एग्जामिनेशन होगा, एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट करना है तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर एक्सेप्ट होता है तो केस आगे चलेगा, अगर रिजेक्ट होता है तो वापस कहां पे चले जाने का? अपील में अगर जाना है तो। प्रोसेस टू बी फॉलोड। एक बार आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, अब क्या? अब डीआरसी कैसे काम करेगी? जैसे सीआईटी अपील काम करता है, डॉक्यूमेंट्स मंगवाने का, वेरिफिकेशन करने का, क्वेश्चन आंसर्स करने के, कुछ चीजों की इंक्वायरी करने की। डीआरसी विल कॉल रिकॉर्ड फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड सीक अ रिपोर्ट फ्रॉम एओ कि भी तू बताइए केस क्या है, पूरा समझा। बिफोर डिस्पोजिंग एप्लीकेशन कैन कॉल फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम असेसी और बाय एनी अदर पर्सन। असेसी विल सबमिट ऑल द रिस्पॉन्स इलेक्ट्रॉनिकली। ये भी कुछ भी फेस टू फेस नहीं होगा, सब कुछ फेसलेस होगा। आफ्टर दिस एंटायर इंक्वायरी डीआरसी में डिसाइड फर्स्ट, उसके पास कौन से पावर है, कौन से ऑर्डर पास कर सकती है डीआरसी, टू मेक मॉडिफिकेशन और वेरिएशन इन स्पेसिफाइड ऑर्डर। एओ ने 6 लाख का इंक्रीज किया था, आपको लगता है कि डीआरसी को लगता है नहीं सिर्फ 3 लाख का ही एडिशन होना चाहिए, इट कैन डू सो। पर ये वही तरीके का वेरिएशन करेंगे विच इज नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी। देयर इज नो पावर टू इंक्रीज। देखो सीआईटी अपील में जाओगे तो एनहांस भी हो सकता है। तो अगर आप स्पेसिफाइड असेसी हो और आपके दिल में डर है कि सीआईटी अपील तो शायद एनहांस भी कर दे, तो सीआईटी अपील की जगह कहां पे चले जाने का? डीआरसी। क्योंकि डीआरसी के पास एनहांस करने का पावर नहीं है, रिडक्शन का, कंफर्म करने का पावर है। देयर इज नो पावर टू एनहांस। और डिसाइड वेदर टू वेव पेनल्टी एंड इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और नॉट टू मेक एनी मॉडिफिकेशन। एओ का जो एडिशन है वो वैसे का वैसा ही रखो, पर एटलीस्ट पेनल्टी में से क्या दे दो इसको? इम्यूनिटी दे दो। पेनल्टी वेव कर दो, प्रोसिक्यूशन में से इम्यूनिटी दे दो। अच्छा, पेनल्टी को रिमूव करने का वर्ड होता है वेवर और प्रोसिक्यूशन को हटाने का वर्ड होता है इम्यूनिटी। ये दो वर्ड अलग अलग याद रखना। पेनल्टी को हटाने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? वेवर। वेव कर दी पेनल्टी, जाने दी। और प्रोसिक्यूशन यानी इंप्रिजमेंट की प्रोसीडिंग्स जो चालू कर दी थी, ऑर्डर पास कर दिया था। जैसे आपने सुना हो कुछ दिनों पहले एक ऐसा न्यूज आया था यार सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, किसी ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था। 142(1) की नोटिस के बावजूद एक्ट में एक प्रोविजन है, अगर कोई बोलने के बाद भी रिटर्न फाइल ना करे 6 महीने की सजा हो सकती है। आज तक किसी को नहीं हुई। सबसे पहला एक्ट आने के बाद सबसे पहला ऑर्डर पास हुआ, एक सीनियर सिटीजन लेडी के सामने 7 महीने की सजा का ऑर्डर पास कर दिया गया क्योंकि उसने बोलने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं किया। इस केस में वो क्या कर सकती थी? डीआरसी के पास जाके अपना ये जो इम्प्रिजमेंट का प्रोसीडिंग्स है उसको इम्यून करवा सकती थी। किसी भी चीज की इम्यूनिटी देना यानी प्रोसिक्यूशन में से बाहर कर देना। वो इसके लिए क्या? जेल करने का, सिंपल। तो पेनल्टी वेव होता है जबकि प्रोसिक्यूशन इम्यून होता है, इम्यूनिटी। या तो अगर डीआरसी को लगता है नहीं बराबर है, एडिशन भी बराबर है, पेनल्टी भी बराबर है, प्रोसिक्यूशन भी बराबर है, ही कैन डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन कि नहीं सब सही है, हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो 3 तरीके के पावर है। पहला, वो मॉडिफिकेशन कर सकता है असेसमेंट ऑर्डर में, नॉट प्रिजुडिशियल टू असेसी, इंक्रीज नहीं कर सकता। पेनल्टी वेव कर सकता है, प्रोसिक्यूशन में से इम्यूनिटी दे सकता है। दूसरा, मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करेगा, पर क्या करेगा? पेनल्टी वेव करेगा, प्रोसिक्यूशन में से इम्यूनिटी दे देगा। या तीसरा, कुछ भी नहीं करेगा, जो है वहीं का वहीं कंटिन्यू करेगा। ऑल दिस ऑर्डर विल बी पास्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन इज एडमिटेड। देखो फास्ट ट्रैक है ये। सीआईटी अपील को बोला इफ पॉसिबल 1 साल में तुम्हारा अपील ऑर्डर पास करो। इनको बोला कंपलसरी 6 महीने में ऑर्डर पास करो। फ्री ही तो हो, कुछ ही तो लोग आते हैं आपके पास, उतना तो कर ही सकते हो। तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज एडमिटेड। और सी, इन लोगों को कितने रुपए का डिस्कशन करना है? 10 लाख या उससे कम। जो एडिशन हुआ है वो 10 लाख या उससे कम होगा, तभी तो डीआरसी के पास गए हो। तो इनके लिए वही छोटी छोटी मैटर आ रही है, 4 लाख का एडिशन, 5 लाख का एडिशन, उतना ही तो डिस्कशन करना है, वो तो एक हियरिंग में भी हो सकता है। डीआरसी विल सर्व ऑर्डर टू एओ ऑल्सो एंड असेसी ऑल्सो। अच्छा, ये इफ दिस ऑर्डर इज ऑफ एलिजिबल असेसी, then after this order of DRC, assessee cannot eligible for DRP और CIT अपील्स के सामने अपील भी नहीं कर पाएगा।
क्योंकि डीआरसी का ऑर्डर है और उसके हिसाब से असेसमेंट ऑर्डर आया। जैसे डीआरपी के ऑर्डर को सीधा कहां पे अपील कर सकते थे, आईटीएटी, वैसे यहां पे भी डीआरसी के ऑर्डर के वजह से कहां पे अपील करने की, सीधा आईटीएटी। AO will submit modified order within a period of 1 month from the end of month। देखो इसको यहां पे कनेक्ट करना है, ये एलिजिबल असेसी वाला पॉइंट पूरा अलग था। असेसमेंट ऑर्डर आ गया, असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद आप डीआरसी में चले गए, डीआरसी ने बोला एओ 10 लाख का एडिशन मत कर, 2 लाख का एडिशन कर, बात खत्म कर। तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से एओ क्या करेगा, मॉडिफाइड ऑर्डर पास करेगा डीआरसी के कहने पे, रिवाइज करेगा, बेसिकली ही विल रिवाइज हिज ऑर्डर। AO will submit modified order within a period of 1 month from end of month in which such order is received after giving effect of DRC, and वो notice of demand भी modify कर देगा accordingly। No appeal against such modified order। मॉडिफाइड ऑर्डर के सामने कोई भी अपील नहीं कर सकते, सीआईटी में भी नहीं, आईटीएटी में भी नहीं। क्यों ऐसा? अगर अपील करनी ही थी तो पहले से कर देते। आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट के लिए आप रेडी हो गए, इसका मतलब आपने अपने सारे अपील के राइट्स वेव ऑफ कर दिए। आप डीआरसी के सामने अपील में नहीं जा सकते। हाँ, तो ये क्या था, यहां पे मैं क्या बोला, आईटीएटी में जा सकते हो, ये वो एलिजिबल असेसी के लिए कि डीआरसी के कहने पे जो मेन असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ उसके सामने आईटीएटी में जा सकते हो। असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद आप डीआरसी में गए और उसके कहने पे एओ ने मॉडिफाइड ऑर्डर पास किया, उसके सामने अपील में नहीं जा सकते। फर्क समझो, एक होता है एलिजिबल असेसी जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर लेके डीआरसी के पास गया है, और एक होता है दूसरे कोई भी असेसी जो फाइनल ऑर्डर लेके डीआरसी के पास गए। अगर आप ड्राफ्ट ऑर्डर लेके डीआरसी के पास गए तो डीआरसी के कहने पे एओ अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा, उसके सामने अपील होगी कहां पे, आईटीएटी। अगर आप एक ऐसे असेसी हो जो अपना फाइनल ऑर्डर लेके अपील की जगह डीआरसी में गए, तो वो जो भी मॉडिफाइड ऑर्डर उसका आएगा वो फाइनल हो जाएगा, उसके सामने कोई भी अपील कर सकते नहीं हो। एओ कैन नॉट अग्रीड, एओ अपने बॉस के सामने अग्रीड नहीं हो सकता, सीबीडीटी के सामने नहीं हो सकता, ये डिपार्टमेंटल अपील है, इसके सामने एओ खुद अग्रीड नहीं हो सकता। तो डीआरसी के सामने एओ भी अपील नहीं कर सकता। तो देखो दो तरीके के एलिजिबल असेसी होंगे, एलिजिबल असेसी फॉर डीआरसी, एक होगा एलिजिबल एज पर 144C और एक होगा एनी अदर। एलिजिबल एज पर 144C अगर वो डीआरसी के पास जाएगा तो एओ फाइनलाइज करेगा असेसमेंट और इस ऑर्डर के सामने अपील हो सकती है। कहां पे अपील हो सकती है, सीधा आईटीएटी। एनी अदर असेसी उसके पास पहले फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद वो जाएगा डीआरसी के पास, उसके कहने पे एओ क्या करेगा, मॉडिफाइड ऑर्डर पास करेगा और उसके सामने नो अपील एट ऑल। तो ये फर्क है दोनों में। करेक्ट, तो 144C वाले ही सिर्फ आईटीएटी तक जा सकते हैं, दूसरे कोई भी एसएससी डीआरसी के बाद कहीं नहीं जा सकते, अपील के दरवाजे बंद। दे कांट डू अपील इन हाई कोर्ट, एज पर इनकम टैक्स आप हाई कोर्ट में नहीं जा पाओगे। अब रिट पिटिशंस वगैरह फाइल करो वो अलग बात हो जाती है, वो इनकम टैक्स के परव्यू के बाहर हो गया, पर इनकम टैक्स के हिसाब से आप कोई भी अपील नहीं कर सकते। और आप ही सोचो ना, 10 लाख या उससे कम के वेरिएशन वाले लोग क्या हाई कोर्ट जाएंगे इस चीज के लिए? और हाई कोर्ट इतनी छोटी सी चीज को एक्सेप्ट भी करेगी, पिटिशन रिजेक्ट ही कर देगी आपकी। अच्छा, ऑर्डर में ऐसा लिखा है कि आपकी पेनल्टी का हम लोग वेवर करेंगे।
हम लोग आपके प्रोसिक्यूशन में से इम्यूनिटी दे देंगे। उसके हिसाब से मॉडिफाइड ऑर्डर पास हो गया। आपका वेरिएशन था 3 लाख रुपए का, इनकम बढ़ी थी 3 लाख से, नोटिस ऑफ डिमांड भी आ गई। ये पेनल्टी का वेवर या प्रोसिक्यूशन की इम्यूनिटी तभी एप्लीकेबल होगी अगर आप वो मॉडिफाइड ऑर्डर का पेमेंट कर दो। अगर आप वो मॉडिफाइड ऑर्डर की जो डिमांड है उसका भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो जो पेनल्टी वेव्ड की थी ना वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी पेनल्टी वापस लग जाएगी। और जो इम्यूनिटी हमने दी थी प्रोसिक्यूशन में वो भी वापस इम्यूनिटी हट जाएगी, आपको प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स के सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मॉडिफाइड ऑर्डर आया ना उसके हिसाब से जो टैक्स पेएबल एक्स्ट्रा भरना है वो कंपलसरी पे करना पड़ेगा, वरना जो आपको बेनिफिट डीआरसी ने दिए वो सारे बेनिफिट आपके सामने से हट जाएंगे, वो कोई बेनिफिट का फायदा आप नहीं उठा पाओगे। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिमांड फ्रॉम असेसी डीआरसी शैल गिव इम्यूनिटी एंड वेवर ऑफ पेनल्टी ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिमांड, तब जाके ये वेवर मिलेगा। If assessee fails to cooperate in the proceeding, fails to respond, and if DRC is satisfied that assessee has concealed any fact, assessee fails to pay the demand as per modified order, DRC can terminate the proceeding by reason to be recorded in writing after giving opportunity of being heard. डीआरसी बोलता है सेटलमेंट करने आप आए हो, जवाब नहीं दे रहे हो, चीजें छुपा रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो मॉडिफाइड ऑर्डर का, वो पूरी प्रोसीडिंग जैसे हुई ही नहीं है ऐसा टर्मिनेट कर देगी, जैसे कि आप आए ही नहीं थे, जैसे मैंने कोई ऑर्डर ही पास नहीं किया, आप अपने ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर पे जैसे थे वैसे आ जाओ वापस। अब अपील वगैरह भी कर सकते हो क्योंकि ये पूरी प्रोसीडिंग क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। 245 MA सबसेक्शन 2 मेन एक्ट क्या बोलता है, जो रूल के सपोर्ट में, या ऐसा बोलो कि रूल ने जो लिखा वो एक्ट के हिसाब से लिखा। डीआरसी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड will have power to reduce or waive any penalty imposed under this act or grant immunity from offense। तो ये जो इनकम टैक्स रूल्स ने पावर दी है पेनल्टी वेव करने के या प्रोसिक्यूशन को इम्यूनिटी देने का, वो किसके वजह से दिया, सेक्शन 245 MA सबसेक्शन 2 के हिसाब से। पर उसने क्या लिखा, ये वेवर और इम्यूनिटी तभी देने का जब कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड हो, वो फुलफिल हो तो। और कंडीशन कौन सी, आपको मॉडिफाइड ऑर्डर के हिसाब से जो टैक्स पेबल आता है वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो ये इम्यूनिटी या वेवर मिलेगा। डीआरसी अपॉन कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिमांड फ्रॉम असेसी एंड इफ असेसी हैज मेड एन एप्लीकेशन ग्रांट वेवर ऑफ पेनल्टी और इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इफ पेमेंट ऑफ डिमांड इज मेड एंड असेसी हैज कोऑपरेटेड। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई वेवर की, ये कंडीशन हो गई इम्यूनिटी की। इफ कंडीशन वायोलेटेड इम्यूनिटी विल बी विथड्रॉन और प्रोसिक्यूशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। No immunity if the prosecution has already started before the proceedings। तो मान लो आपके सामने प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है डीआरसी में आने से पहले, तो इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी, तो वो प्रोसीजर चालू रहेगी। पर जनरली इतनी जल्दी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं होता, डीले पर ये तो फिर भी एक 1% पॉसिबिलिटी अगर है तो भी लिख दिया कि डीआरसी में आने से पहले प्रोसिक्यूशन अगर स्टार्ट हो गया, इन दैट केस हम आपको कोई इम्यूनिटी नहीं दे पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्रिंग द फेसलेस स्कीम, तो मे क्या वो आ गई है स्कीम, और ठीक है अभी ये पूरा फेसलेस ही हो रहा है। फटाफट एक बार ये पूरा चैप्टर गो थ्रू करो, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन देखते हैं विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पर फटाफट एक बार अच्छे से गो थ्रू करो। छोटा सा चैप्टर है, मॉड्यूल में तकरीबन 6-7 पेज, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 पेज, फटाफट गो थ्रू कर डालो। नहीं कंपलसरी नहीं, मे वर्ड लिखा है, इफ दे वांट देन उनके पास पावर है वेव करने का। पर देखो जनरली तो क्या होगा, आप डीआरसी के पास गए ही इस इंटेंशन से हो कि ये सारी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें हट जाए, दैट वाज द मेन इंटेंशन। तो जनरली डीआरसी ये सारे वेवर कर ही देगी, पर करना ही है ऐसा कंपलसरी नहीं है। हाँ मॉडिफाइड ऑर्डर में लिखा होगा कि भाई पेनल्टी विल बी वेव्ड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ द टैक्स, क्योंकि रूल बोलता है सब्जेक्ट टू पेमेंट। एलिजिबल असेसी अपील कर सकता है, पर वो आईटीएटी में, यही तो हमने लिखा है यहाँ पे बेटा, एलिजिबल असेसी डीआरसी के पास जाएगा, फिर एओ असेसमेंट फाइनलाइज करेगा और उसकी अपील आईटीएटी में होगी। अगर प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो गई तो क्या अपील में जा सकता है, यस। अगर प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो गई तो इसका मतलब आप डीआरसी में जैसे गए ही नहीं हो, तो आप वापस अपील का रास्ता अपना सकते हो, एक्सटेंड हो जाएगा, यस। हियर प्रोसीडिंग स्टार्ट एज गिवन अंडर 44 डीएसी मींस ऑलरेडी अपील इज मेड, हाँ करेक्ट, पर वो जैसे मैंने बोला वो ट्रांजिशनल पीरियड है,
तो अगर ट्रांजिशनल पीरियड की बातें हो रही है तो वो आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है, वो गिने चुने 1-2 महीने के लिए एप्लीकेबल था। रिजेक्ट बिकॉज नॉट स्पेसिफाइड मींस आपने एप्लीकेशन कर दी, डीआरसी को लग रहा है कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी चाहिए बिकॉज ये एसएससी स्पेसिफाइड ही नहीं है। 50 लाख से ज्यादा की टोटल इनकम है, या तो 10 लाख से ज्यादा का वेरिएशन हो रहा है, या तो फिर आपके सामने कोई दूसरे एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो आप स्पेसिफाइड नहीं हो, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, तो अपील के दरवाजे फिर खुल जाएंगे। हाँ, कंबाइंड लीव ऑफ दैट 5 इयर्स, यानी मान लो आप 2 साल के लिए सीआईटी थे, हायर पोस्ट के लिए 4 साल थे, दोनों मिला के 6 साल हो गए, तो यू आर एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ डीआरसी। हम्म। नहीं बिल्कुल नहीं, पर ये जनरली तो होगी नहीं, इतनी ही तो कंडीशन है। और ये तो आपको तुरंत पता चल सकती है, आपको पता है मेरे सामने कोई तो प्रोसिक्यूशन नहीं है, तो वो सारी स्पेसिफाइड कंडीशन हट गई। इनकम 50 लाख या उससे कम थी, वेरिएशन 10 लाख या उससे कम है, तो फिर ये क्यों ही रिजेक्ट होगा? ये तो जनरली एक्सेप्ट ही होगा ना। तो डीआरसी में भी नहीं आएगा ना, अगर आपको इतना ही भरोसा है तो आपके एविडेंसेस थोड़ी बदल जाने वाले हैं डीआरसी में। सेट असाइड का यानी जीरो कर सकती है ना, मॉडिफाई में तो जीरो भी हो गया। सीजी में रिमूव आफ्टर ओबीएच का मतलब जो पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं मेंबर्स, अगर वो थोड़े नोटोरियस बन रहे तो उनको उनकी पोस्ट से निकाला जा सकता है, इट कैन बी रिमूव्ड विथ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सर्विंग ऑफिसर का सिंपल मतलब क्या, जो अभी काम कर रहे हैं एज ऑफ ना वो सीआईटी है, उनको सीआईटी की पोस्ट से उठा के आप डीआरसी का मेंबर बना सकते हो, ऑप्शन दिया जाता है। कैन डीआरसी रिफर बैक टू एओ? नो, पूरा केस फ्रेश असेसमेंट करने का ऑर्डर नहीं है उनके पास, कंपलसरी वही बोलेंगे कि तुझे ऑर्डर में ये चेंजेस करने हैं, और एओ सिर्फ वो चेंजेस करके मॉडिफाइड ऑर्डर पास करेगा। हाँ। हाँ वो कर सकते हैं, क्योंकि वो पावर एओ के पास नहीं है, डीआरसी के पास है। डीआरसी कैन मॉडिफाई ऑर्डर इन एनी मैनर विच इज नॉट प्रिजुडिशियल टू एसएससी। नाउ इट कैन बी रिडक्शन ऑल्सो। पर ऐसी चांसेस कितने? एओ इतना तो पागल नहीं होगा ना कि असेसमेंट करते वक्त, अच्छा रिफंड कब आएगा, जब आपने रिटर्न ऑफ इनकम जो था उसमें भी कुछ गलत दिखाया था, तो आप ऐसे होंगे कि रिटर्न में भी आपने गलत दिखाया था, अब एओ ने भी वो चीज ध्यान में नहीं ली, अब डीआरसी फाइनली वो ध्यान में देगा, वो चीज थोड़ी रेयर हो गई। हाँ तो वो ठीक है, डिडक्शन की वजह से रिफंड आ रहा है तो वो भी मिल जाएगा, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ 144 में ऐसा था बेस्ट जजमेंट में कि रिफंड नहीं मिल सकता, बाकी हर एक जगह पे रिफंड मिल सकता है, बिकॉज यू हैव कोऑपरेटेड इन द इंक्वायरी। इसका फोटो वोटो ले लीजिए आपने, जो मैं लिखा है यहाँ पे उसका।
नहीं, कॉन्डोनेशन की पावर नहीं है, कंपलसरी विद इन 1 मंथ, देयर इज नो कॉन्डोनेशन पावर। जहां जहां पे कॉन्डोनेशन का पावर हो वहां पे लिखा होता है, यहाँ पे नहीं है पावर। अच्छा, मैं एलिजिबल असेसी अंडर 144C के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर दूं। अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं, फॉरेन कंपनी हूं या ट्रांसफर प्राइसिंग वाला पर्सन हूं, मेरे पास पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आता है। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को देख के मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, अगर बड़ा केस है, मेरा 10 लाख से ज्यादा का वेरिएशन है, कंपलसरी मुझे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास जाना पड़ेगा। पर अगर मैं छोटा पर्सन है, मेरा रिटर्न 50 लाख या उससे कम था, ये जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का वेरिएशन है वो 10 लाख या उससे कम है, तो मैं डीआरपी की जगह कहां पे जा सकता हूं? डीआरसी के पास जा सकता हूं। डीआरसी या डीआरपी दोनों के कहने पे एओ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा और उसकी अपील सीधी आईटीएटी में होगी। डीआरपी में गए हो तो ये फाइनल ऑर्डर के सामने डीआरसी में नहीं जा पाओगे, और डीआरसी में चले गए तो उसके बाद डीआरपी में नहीं जा सकते। तो आइदर और पॉसिबल नहीं। कैन एओ अपील अगेंस्ट डीआरपी ऑर्डर? आई जस्ट सेड नो। मॉडिफिकेशन में कंपलसरी पेनल्टी वेव ऑफ नहीं है, वही मैं बोल रहा हूं। 99% केसेस में वो लोग कर ही डालेंगे, पर कंपलसरी नहीं है, मे वर्ड लिखा हुआ है। हाँ, तो देवांग मान लो आप एक ऐसे असेसी थे जिसका एडिशन हुआ, एडिशन होते ही एओ को लगता है कि ये तो तुरंत भाग जाएगा, चलो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये देश छोड़ के जा ना पाए। तो इन दैट केस जैसे ही असेसमेंट ऑर्डर आया, उसको सांस लेने का टाइम नहीं दिया, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करवा दिया। अब वो डीआरसी के पास जा रहा है, पर डीआरसी प्रोसिक्यूशन में से इम्यूनिटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि डीआरसी में जाने से पहले ही प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुका था, प्रोसीडिंग्स इम्प्रिजनमेंट की चालू हो चुकी थी। नो। Soham, for your question, answer is no. Okay. Now, based on this, let us refer exercise question answers. What is the need of constitution of DRC? तो basically at early stage dispute clear करना है, outside court settlement type हो गया for a small taxpayer. Can an assessee make an application before DRC against an order which is based on information received under an agreement of section 90 or 90A? कोई ऐसा ऑर्डर जो इंटर कंट्री इंफॉर्मेशन के वजह से पास हुआ, क्या उसके सामने डीआरसी में जा सकते हो? नहीं जा सकते। बेसिकली सर्च, रेक्विजिशन, सर्वे, इंटर कंट्री इंफॉर्मेशन, इसके वजह से अगर कोई ऑर्डर पास हुआ तो डीआरसी में जा सकते नहीं। कैन एन असेसी ऑप्ट फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिफोर डीआरसी if prosecution for any offense punishable under provision of Indian Penal Code has been instituted against him and he has been convicted for the same under the said act? कभी भी अगर आईपीसी के अंदर आपके सामने कोई कन्विक्शन प्रूव हो चुका है तो क्या डीआरसी के पास जा सकते हो? नहीं। स्पेसिफाइड कंडीशन क्या हो जाएगी? वायोलेट हो जाएगी, बिकॉज आईपीसी इज कवर्ड अंडर दैट। तो आईपीसी में कभी भी, इंडियन पिनल कोड के अंदर कभी भी अगर आपके सामने कोई प्रोसीडिंग्स हो चुकी है प्रोसिक्यूशन की, तो आप तो पहले से ही क्रिमिनल हिस्ट्री वाले पर्सन हो, डीआरसी विल नॉट अलाउ यू, फॉर यू अपील का रास्ता ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मिस्टर विजय फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम डिक्लेयरिंग टोटल इनकम ऑफ 28 लाख। तो रिटर्न के अंदर कितनी इनकम बताई गई है? 28 लाख, 50 लाख या उससे कम। ही रिसीव्ड एन असेसमेंट ऑर्डर ऑफ 143(3) एनहांसिंग द टोटल इनकम बाय 5 लाख। वेरिएशन कितना प्रपोज हुआ? 5 लाख, 10 लाख या उससे कम। He is aggrieved by the said order and is desirous of knowing whether he can file an application before DRC. He inform you that no order of detention is made, no prosecution proceeding is initiated or instituted against him under any law for the time being in force. यानी clear history है। However, penalty under 271D has been levied on him for failure to comply one of the section which we'll learn in the next lecture 269SS. पेनल्टी लग चुकी है। चलो बोलो, क्या ये बंदा डीआरसी में जा सकता है? देखो, बाकी सब क्लियर है, रिटर्न 50 लाख या उससे कम का भरा था, वेरिएशन 10 लाख या उससे कम है, कोई ऑफेंस किसी भी एक्ट में नहीं हुआ, पर पेनल्टी लग चुकी है। दैट इज ओके। स्पेसिफाइड कंडीशन में पेनल्टी कहीं पे नहीं लिखी है, तो पेनल्टी लगना इज नॉट अ वायोलेशन। आप स्पेसिफाइड असेसी हो, आपका ऑर्डर भी स्पेसिफाइड है, आपने स्पेसिफाइड कंडीशन भी पास कर दी, और इसीलिए यहां पे आप डीआरसी के पास जा सकते हो। कैन मिस्टर विजय फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर डीआरसी? यस। इफ यस, what is the time limit of making an application against such order?
within 1 month from the date of receipt of such order. He is also keen to know whether, in case he is aggrieved by the order passed by DRC, can he file any appeal against the order of DRC? No. DRC के कहने पे जो मॉडिफाइड ऑर्डर एओ पास करेगा उसके सामने कोई अपील हो सकती नहीं है. Would your answer be different if assessment order is based on any information received under DTAA Section 90/90A डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट विद कंट्री एक्स? अगर दूसरी कंट्री से जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से ये ऑर्डर पास हुआ, क्या डीआरसी में ये जा सकता है? नो, बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड फॉर बीइंग डीआरसी. वो अब कहां पे जाना पड़ेगा? अपील में जाना पड़ेगा. So that was a very small chapter of dispute resolution committee. Outside court settlement, अपील की जगह डीआरसी में जाओगे अगर छोटे टैक्स पेयर हो तो. और जनरली इनके पास जाने की नंबर्स बहुत कम होते हैं. देखो जनरली तो 50 लाख या उससे कम अगर टोटल इनकम है ना तो स्क्रूटिनी ही नहीं आती. हाँ, पर देखो डीआरसी का स्कोप थोड़ा बड़ा है. 143(1) के सामने भी डीआरसी में जा सकते हो. तो ऐसा हो सकता है कि आप छोटे टैक्स पेयर हो तो आपका असेसमेंट नहीं आया, पर 143(1) सीपीसी ने एडिशन कर दिया जो गलत लग रहा है, तो उसके सामने भी आप डीआरसी में जा सकते हो. रेक्टिफिकेशन के सामने भी आप डीआरसी में जा सकते हो. तो इसका स्कोप थोड़ा बड़ा है. इसमें इंटीमेशन, रेक्टिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑर्डर, ये तीनों चीजों को कवर किया गया है. फॉर 144C कैन वी से अपील टू आईटीएटी मेड मी मेड? देखो आईटीएटी की अपील कब हो सकती है? क्या यहां पे वो आईटीएटी में अपील कर सकता है? आईटीएटी में तब अपील होगी जब आप एलिजिबल असेसी थे और फाइनल ऑर्डर के पहले आप डीआरसी के पास गए थे, तो फिर जाके आप आईटीएटी में जा सकते हो. आप नॉर्मल पर्सन हो, एलिजिबल असेसी नहीं हो, 144C वाले नहीं हो, तो आप फाइनल ऑर्डर के सामने जब डीआरसी में गए, वो फुल एंड फाइनल, उसके सामने कोई अपील नहीं हो सकती. एंड ऑफेंस इन इनकम टैक्स एक्ट डजंट इंक्लूड पेनल्टी. अरे ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट से जुड़ा है, पेनल्टी अलग है. इट इज पेनल्टी एंड ऑफेंस. ऑफेंस डोंट इंक्लूड पेनल्टी. ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट होता है. ओके, तो यहां पे अपना ये चैप्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी खत्म होता है. विल टेक अ स्मॉल ब्रेक. आई रिज्यूम एट 8:51 विद द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर रिफंड्स.